मेरा नाम दिव्या है। मैं 14 साल की थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। मुश्किल से हम 2 वक्त का खाना खाते थे। मेरे बाबा रोहित एक मजदूर थे। वह चावल की बोरियां ढोया करते थे। मजदूरी से जो पैसे मिलते उसी से हमारे घर का खर्च चलता था। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। मेरे बाबा बहुत गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। मैं जो भी मांगती वह मुझे लाकर जरूर देते थे। जब मैं 5 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी। बाबा ने मेरे लिए दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ, जिसका नाम रीता था, बाबा के सामने तो मुझे प्यार करती थी, लेकिन जब बाबा घर पर नहीं होते वह मुझसे सारे घर के काम करवाती और अपने पैर हाथ भी दबवाती। मैं पूरी तरह थक जाती थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी सौतेली माँ को एक बेटा हुआ। उस बेटे के आने के बाद उसने मेरे साथ और भी बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। वह बाबा को मेरे खिलाफ भड़काने लगी। मेरे बाबा भी पूरी तरह बदल गए और रीता की बात मानने लगे। जब मैं स्कूल जाने की कोशिश करती तो रीता साफ मना कर देती कि तुम स्कूल नहीं जाओगी। स्कूल गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? उसने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। अब मैं दिन भर घर में रहती और अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से घर के सारे काम करने लगी। मुझे ठीक से बर्तन धोना भी नहीं आता था। अगर बर्तन में कहीं गंदगी रह जाती तो वह मुझ पर हाथ उठा देती और सारे बर्तन फिर से धुलवाती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। मैं आसमान की ओर देखकर अपनी माँ को पुकारती, लेकिन मेरी माँ मेरी आवाज़ शायद नहीं सुनती थी। मैं अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ उनकी तक नहीं पहुँचती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं 14 साल की हो गई। एक दिन मेरी सौतेली माँ बाबा से कहने लगी, अब दिव्या की शादी कर दो। यह अब बड़ी हो गई है। तुम दिन के 200-300 कमाते हो। मेरे और मेरे बेटे रितेश के खर्चे उठाओगे या अपनी बेटी का? बाबा ने कहा, लेकिन दिव्या अभी बहुत छोटी है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अभी इसकी शादी कैसे कर सकता हूँ? तभी मेरी सौतेली माँ ने शर्त रख दी, अगर तुमने दिव्या की शादी नहीं की तो मैं अपने बेटे रितेश को लेकर इस घर से चली जाऊंगी और फिर कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। बाबा ने मेरी सौतेली माँ की बात मान ली। बाबा ने मेरे लिए दूल्हा ढूंढना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। शादी विवाह का मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं था। शादी का मतलब बस मुझे इतना पता था। मैं अपनी सहेलियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती थी। मेरी सहेली के पास गुड्डा रहता और मेरे पास गुड़िया। हम दोनों उसी गुड्डा गुड़िया की शादी करवाते और खेल खत्म होने पर मैं अपनी गुड़िया लेकर घर आ जाती और मेरी सहेली अपने गुड्डे को लेकर अपने घर चली जाती। शादी का मतलब मेरे लिए बस इतना ही था, लेकिन यह तो बस एक खेल था। असल में शादी का मतलब था किसी दूसरे के घर जाना और उसी के घर में रहना। यह सोचकर ही मुझे डर लगने लगा कि मैं किसी दूसरे के घर जाकर कैसे रहूंगी। अपने दूल्हे से मैं कैसे बात करूंगी? अगर वह मुझे मारेगा, मुझ पर चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, तो मैं क्या करूंगी? यह सब सोचकर मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं बाबा के पास गई और बोली, बाबा, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं जिंदगी भर आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं घर के सारे काम करूंगी। मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तभी मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, दिव्या, मुझे पता है तुम बहुत मासूम हो। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ कितना जुल्म करती है। इससे तो अच्छा है मेरी बच्ची कि मैं तुम्हारा जोड़ा लगा दूं और तुम उसके साथ राजकुमारी की तरह रहो। देखो, तुम डरना मत। मैं तुम्हारी शादी एक राजकुमार से करवाऊंगा। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। उसके पास बहुत पैसे होंगे। मैंने कहा, सच बाबा, वह मुझे राजकुमारी की तरह रखेगा? मेरे बाबा रोहित ने कहा, हाँ। यह सुनकर मैं, दिव्या, खुश हो गई कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े, जूतियां और खिलौने मिलेंगे। मैं उसे बाजार से सुंदर चुनरी लाने के लिए कहूंगी और उस चुनरी से साड़ी पहनूंगी। इस खुशी में एक हफ्ता बीत गया।
एक हफ्ते बाद मेरी शादी मंदिर में थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पास लाल चुनरी और नए कपड़े लेकर आई। उसने कपड़े मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो, तुम्हारे ससुराल से आए हैं। इसे पहनकर तैयार हो जाओ। हमें मंदिर जाना है। मैंने वह जोड़ा पहनकर तैयार हो गई। आईने में खुद को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी सौतेली माँ और मेरे बाबा रोहित मेरे पास आए और हम मंदिर के लिए निकल गए। रिक्शे में बैठकर हम मंदिर पहुंचे। मंदिर में सब कुछ सजा हुआ था। मंडप में दूल्हा बैठा था जिसके सिर पर सेहरा था। मैंने दूल्हे का चेहरा नहीं देखा था। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब दूल्हे का सेहरा हटा तो उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं। उसने अपने कड़क हाथों से मुझे पकड़ा, अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले आया। घर पर मेरी सास थी और मेरा एक देवर रितेश था। रितेश को देखकर मैं खुश हो गई क्योंकि वह मेरी ही उम्र का था। मैंने सोचा, चलो मेरे साथ खेलने के लिए कोई तो है। मुझे लगा था कि मैं इस अंकल के साथ कैसे रहूंगी। खैर, मेरी सास मुझे एक कमरे में ले गई और बैठा दिया। वह कमरा फूलों से सजा हुआ था। उस सजे हुए कमरे को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं उन फूलों को समेटने लगी और उनकी खुशबू महसूस करने लगी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला। सामने मेरा दूल्हा था। मैंने फटाफट फूल छोड़ दिए और जहां सास ने मुझे बिठाया था वहां जाकर बैठ गई। मेरा दूल्हा मेरे करीब आया। मैं डर से कांपने लगी। वह कहने लगा, दिव्या, तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैंने कहा, अंकल, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। मेरे अंकल कहने पर वह जोर जोर से हंसने लगा। बोला, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं। मैं तुम्हारा पति हूं। मेरा नाम रोहित है और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा, मेरी हालत खराब होने लगी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं थर-थर कांप रही थी। उस रात मैंने शादी के असली मतलब को समझा। हालांकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन उसने अपने पति होने का हक मुझसे वसूल कर लिया था। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरे सामने मेरी सास थी। उसने मुझे एक नया जोड़ा कपड़ा दिया और तैयार होने को कहा। मैं उस कपड़े को लेकर बाथरूम गई। नहा धोकर तैयार होकर बाहर निकली। उस रात के बाद मेरा सब कुछ बदल गया। मैं गुमसुम और चुप-चुप रहने लगी। मैं अपनी सास के साथ किचन में काम करने लगी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। वह मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह मेरे साथ घर के सारे काम करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में रितेश के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। रितेश मेरे देवर का नाम था। वह मेरे साथ खेलता था। मैं जो कहती वह करता। वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाता था। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था। यह बात मैंने अपने देवर को बताई तो रितेश ने मेरे पति से बात की। मेरा पति रोहित भी बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरे और रितेश के साथ स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। मैं और रितेश अब साथ में स्कूल जाने लगे और पढ़ाई करने लगे। जब मेरी सौतेली माँ को यह सब पता चला तो उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह मेरे ससुराल आई और मेरे पति और सास को भड़काने लगी। कहने लगी, बहुएं घर में ही अच्छी लगती हैं। यह सब आप लोग क्या कर रहे हैं? गांव वाले क्या सोचेंगे? दिव्या को पढ़ाने की क्या जरूरत थी? तभी मेरे पति ने कहा, दिव्या पढ़ना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। मेरी सास भी बोली, हाँ, गांव वालों का क्या है? वे कुछ दिन बातें करेंगे, फिर सब चुप हो जाएंगे। दिव्या हमारी बहू नहीं, बेटी है। दिव्या का कोई शौक हो तो हम उसका शौक जरूर पूरा करेंगे। मेरी सौतेली माँ यह सुनकर अपना मुंह बनाने लगी और अपनी झूठी मुस्कुराहट के साथ हमें हाँ मिलाने लगी। मैं अपने बाबा के चेहरे को देख रही थी। बाबा उनके जवाब सुनकर सुकून में थे। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि मैंने अपनी बेटी की शादी सही जगह की है। तभी मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और सबके सामने दिखावा किया।
उसने मुझे प्यार से गले लगाया, लेकिन मुझे पता था कि यह उसका प्यार नहीं था। वह बस मेरे ससुराल वालों के सामने दिखावा कर रही थी। मैंने भी अपने बाबा और सौतेली माँ के पैर छुए। फिर वे लोग चले गए। इधर रोहित जी भी बाहर जाने की बातें करने लगे। रोहित जी दुबई में काम करते थे। रोहित जी के पापा यानी मेरे ससुर जब इस दुनिया से चले गए थे, तब रोहित जी ने ही अपनी माँ और भाई की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। वे कम उम्र से ही दुबई में मेहनत कर रहे थे। बाबा ने इसलिए कहा था कि वे मुझे राजकुमारी की तरह रखेंगे, और यह बात सच थी। रोहित जी ने इस 1 महीने में मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरी हर जरूरत को उन्होंने पूरा किया। वे दिल से बहुत अच्छे इंसान थे। खैर, रोहित जी काम के लिए दुबई चले गए। उन्होंने कहा था, मैं साल 2 साल में घर आता रहूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए माँ के अकाउंट में पैसे भी डालूंगा। मैंने माँ को समझा दिया है। वे तुम्हारे खर्चे के लिए अलग से पैसे देंगी। मैंने हमें सिर हिला दिया। रोहित जी दुबई जा चुके थे। हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी। उस वक्त न हमारे पास मोबाइल था, न ही रोहित जी के पास। महीने 2 महीने में शायद ही एक बार टेलीफोन पर बात हो पाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं 18 साल की हो गई। रोहित जी को दुबई गए हुए 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में रोहित जी से हमारी बात सिर्फ 2 बार हुई। उसके बाद हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। मैं रोहित जी का इंतजार करती रही। मुझे उनकी बातें और उनकी बहुत याद आती थी। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। दिन रात बस रोती रहती थी। मेरी सास भी परेशान रहने लगी थी, क्योंकि अचानक से रोहित जी का कोई फोन न आना और 4 सालों में एक बार भी घर न आना। मेरा देवर रितेश 21 साल का हो चुका था। एक दिन रितेश ने मेरी सास से कहा, माँ, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं भैया को ढूंढने के लिए दुबई जाऊंगा। लेकिन मेरी सास ने रितेश को साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं रितेश भी रोहित की तरह दुबई जाकर वहीं न रह जाए। रितेश ने कहा, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? मेरी सास ने उसे चुप करा दिया। एक दिन मैं घर के कामों में लगी थी। जब मैं सास के कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी मैंने उन्हें रितेश से बात करते सुना। मेरी सास कह रही थी, रितेश, मुझे लगता है कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। तभी तो वह न पैसे भेज रहा है और न ही उसका कोई फोन आ रहा है। सोचो, अगर वह जिंदा होता तो क्या पैसे नहीं भेजता? इन 4 सालों में एक बार घर तो जरूर आता। अगर रोहित जिंदा होता तो क्या हमारे पास नहीं आता? हमारे लिए पैसे नहीं भेजता? रितेश सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और बोला, लेकिन माँ, हम यह बात भाभी को कैसे समझाएंगे? उनकी बातें सुनकर मैं बेहद परेशान हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित जी इस दुनिया में नहीं है। मैं चीखने लगी, यह आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित जी वापस आएंगे। मेरी सास ने मेरी आवाज सुन ली और समझ गई कि मैंने उनकी बात सुन ली है। रितेश ने मुझे सीने से लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मेरी सास ने मुझे और रितेश को कमरे में बुलाया और कहा, रितेश, मैं चाहती हूं कि तुम दिव्या का हाथ थाम लो। मैंने दिव्या को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। मैं इसे इस तरह नहीं देख सकती। अभी इसकी जिंदगी बहुत बाकी है। मैं चाहती हूं कि तुम दिव्या के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। रितेश ने मुझे एकटक देखा। मैं भी उसे गौर से देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सास को क्या जवाब दूं। तभी रितेश बोला, माँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं दिव्या का हाथ थामने को तैयार हूँ। क्या दिव्या मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? मेरी सास ने कहा, दिव्या बेटा, रितेश को कोई ऐतराज नहीं है। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम्हारा दिल जो चाहता है वही जवाब दो। तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। दिव्या, अगर तुम रितेश के साथ शादी नहीं करना चाहती तो भी तुम मुझे जवाब दे सकती हो। हम तुम्हें कभी इस घर से नहीं निकालेंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है और इस भरी जवानी में जिंदगी में एक मर्द का साथ बहुत जरूरी है। कब तक तुम अकेली जिंदगी जियोगी? मैं अपनी सास के गले से लिपट गई। मेरी सास मेरा जवाब समझ चुकी थी। उन्होंने मेरी और रितेश की शादी कर दी। मैंने रितेश के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। रितेश ने सुहागरात के दिन मुझे बताया कि वह मुझे बहुत पसंद करता था। वह मन ही मन चाहता था कि उसे मेरी जैसी पत्नी मिले। उसने मुझे सच्चे दिल से अपनाया और बहुत प्यार दिया। मैं भी रितेश के साथ बहुत खुश रहने लगी। मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया। शायद मेरी नसीब में रोहित नहीं, रितेश था। किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। मैं रितेश के साथ बहुत खुश थी। देखते देखते 1 साल बीत गया, लेकिन मैं मां नहीं बन पाई। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी। उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया और कुछ ही दिनों बाद मैं मां बन गई। जब रितेश को यह खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ। वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा और पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। रितेश पास में ही एक गैराज में काम करता था। वह बाहर जाकर पैसे कमाना चाहता था, लेकिन मेरी सास ने साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि अगर रितेश बाहर गया और वापस नहीं आया तो हमारा क्या होगा। इसलिए सास ने रितेश को कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। रितेश शाम को काम से लौटता तो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। देखते देखते 9 महीने बीत गए और मेरी एक खूबसूरत बेटी हुई। घर में मेरी सास, मैं और रितेश बहुत खुश थे। हम अपनी बेटी के लिए नाम सोच रहे थे कि तभी किसी ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। मेरी सास बाहर गई। उनके जाते ही हमें जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं और रितेश घबरा गए। जब हम बाहर निकले तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गए। हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम यह सामने क्या देख रहे हैं। सामने मेरा पहला पति रोहित खड़ा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोहित जी को देखकर खुश हूं या रोऊं। मेरी सास रोहित जी के गले से लिपटकर जोर जोर से रो रही थी। रितेश भी रोहित के गले लग गया। मेरी सास रोहित जी का हाथ पकड़कर अंदर ले आई और उन्हें टेबल पर बिठाया। मैं चुपचाप कोने में खड़ी गुम थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अचानक से रोहित जी ने मुझे आवाज दी, दिव्या, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो और बहुत खूबसूरत भी लग रही हो। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? तभी मेरी सास बीच में बोल पड़ी, पहले तू बता कि इतने साल बाद अचानक से कहाँ से आया है? कहाँ था तू? न कोई फोन, न कोई खबर। क्या वहां तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? रोहित जी ने जब अपने बारे में बताया तो हमारा भी दिल तड़प उठा कि रोहित जी इतनी तकलीफ में थे और हम इधर खुशियां मना रहे थे। रोहित जी दुबई में गाड़ी चलाया करते थे। उन्होंने बताया कि जहां वे काम करते थे वहां की मालकिन रोहित जी को बहुत पसंद करती थी और उन पर बहुत भरोसा भी करती थी। वहां जितने भी नौकर थे वे रोहित जी से बहुत चलते थे, क्योंकि मालकिन रोहित जी को बहुत अहमियत देती थी। मालकिन की एक बेटी भी थी जो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मालकिन को किसी काम की वजह से घर से बाहर रुकना पड़ा। मालकिन ने रोहित जी को यह जिम्मा दिया कि वे उनकी बेटी का ध्यान रखें। रोहित जी ने बताया, मालकिन मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, इसलिए मेरे भरोसे उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा था। लेकिन उस घर के एक नौकर, जिसका नाम रवि था, उसकी नीयत मालकिन की बेटी पर खराब थी। यह बात रोहित को नहीं पता थी। उस रात रवि मेरे पास आया और कहने लगा, रोहित, तुम बहुत थक गए हो। जाओ, अपने क्वार्टर में आराम कर लो। मैं घर का सारा काम देख लूंगा और बेबी जी को भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं उसे दे दूंगा। मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे परेशान मत करो। मैं ठीक हूँ, मुझे आराम करना था तो मैंने सोचा यहीं सोफे पर लेट जाओ। मालकिन ने मुझ पर भरोसा करके उनकी बेटी की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन रवि ने कहा, अरे, तुम जाओ, मैं हूं ना यहाँ। वैसे भी घर की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, मैं सब संभाल लूंगा। मालकिन की बेटी 12 साल की थी। रवि के कहने पर मैं क्वार्टर में आराम करने चला गया।
मैं लेटा ही था कि मुझे बेचैनी होने लगी। कुछ गलत हो रहा था, ऐसा लग रहा था। नींद नहीं आ रही थी। मैं बगीचे में टहलने निकल गया। गार्ड्स को देखा तो वे अपनी जगह पर सो रहे थे। मैंने सोचा, चलो एक बार बेटी को देख आता हूँ। वह क्या कर रही है? सो रही है या अभी तक पढ़ रही है? मैं घर के अंदर गया। जैसे ही बेटी के कमरे की ओर बढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि उसे कॉफी पिला रहा था और उसे बहुत गंदे तरीके से छू रहा था। मैं तुरंत उनके पास गया और बोला, रवि, यह तुम क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनकर वह चौंक गया। बेटी, जो कॉफी पी रही थी, मुझे देखकर भी चौंक गई। कॉफी पीते ही वह बेड पर गिर पड़ी। मुझे लगा वह बेहोश हो गई है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आ रही थी। मैंने रवि की ओर देखा। वह मोबाइल में कुछ कर रहा था। मैंने पूछा, रवि, तुमने कॉफी में क्या मिलाया कि बेटी बेहोश हो गई? मैंने उससे बहस नहीं की और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नहीं जाग रही थी। मैंने कहा, अब मालकिन के आने के बाद ही बात होगी। मैं तुम्हारी हरकतें उन्हें जरूर बताऊंगा। मैं सुबह का इंतजार करने लगा। बेटी अभी भी होश में नहीं थी। मैं बहुत परेशान था। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अचानक मालकिन की चीख से मेरी नींद खुली। वे मेरा नाम चिल्ला रही थीं। मैंने बेड की ओर देखा। बेटी वहां नहीं थी। मैं मालकिन के पास गया। उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया और बोली, रोहित, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की। अगर रवि घर पर न होता तो तुम मेरी बेटी को बर्बाद कर देते। वह वीडियो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कुछ रवि कर रहा था, उसका इल्जाम मुझ पर लग गया था। मालकिन गुस्से से थप्पड़ मारते हुए चीखने लगी। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि तुम मेरी बच्ची के साथ कैसी घिनौनी हरकतें कर रहे हो। मैंने वह वीडियो देखा और मेरे होश उड़ गए। तभी मुझे याद आया कि जब मैं बच्ची को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, तब रवि मेरा वीडियो बना रहा था। रवि ने अपना दिमाग गलत दिशा में दौड़ा लिया था। मैं तो बच्ची को उठाने और होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे मैं गलत हरकतें कर रहा हूँ, उसे गलत तरीके से छू रहा हूँ। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मैं घबराहट में था। लेकिन रवि ने चुपके से वीडियो बना लिया और मुझे फंसा दिया। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था। मालकिन चिल्लाने लगी, मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मैं जेल में बंद हो गया। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, कोई चमत्कार कर दो। मैं बेगुनाह हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया। शायद मेरी माँ की दुआओं का असर था कि एक दिन चमत्कार हो गया। इतने साल जेल में काटने के बाद अचानक मालकिन मुझसे मिलने आई। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे जेल से रिहा करवाया। उन्हें पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। मुझे नहीं पता कि उन्हें हकीकत कैसे पता चली, लेकिन मैं भगवान का शुक्रगुजार था। मैं बेहद खुश था। मालकिन ने मुझे कुछ पैसे दिए और मेरे लिए देश वापस जाने के सारे इंतजाम कर दिए। उन्होंने अपनी गलती के लिए मुझसे माफी मांगी। लेकिन सच तो यह है कि मालकिन की कोई गलती नहीं थी। असली गुनहगार रवि था। उसने ऐसा वीडियो बनाकर उनके सामने पेश किया था कि अगर मैं भी उनकी जगह होता तो शायद यकीन कर लेता। रवि को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। खैर, अब मैं इन बातों को याद नहीं करना चाहता। उन सबको भूलकर मैं बस इतना कहूंगा कि भगवान का शुक्र है, मैं जेल से आजाद हूं। दिव्या, आओ मेरे पास बैठो। तभी मेरी सास ने कहा, बेटा, किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। बेटा, मुझे माफ कर दो। इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है। मैं कसूरवार हूं। मुझे लगा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, इसलिए मैंने दिव्या की शादी रितेश से कर दी। यह सुनकर रोहित जी ने अपनी मां को झिड़क दिया और उठकर खड़े हो गए। मैं भी डर गई।
रोहित जी चीखने लगे। माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं जिंदा हूँ। मेरे जीते जी आप दिव्या की शादी कैसे कर सकती हैं? मेरी सास बोली, इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है। बेटा, गलती मुझसे हुई है। रोहित जी रितेश की तरफ देखने लगे और बोले, रितेश, दिव्या तुम्हारी भाभी थी। तुम शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकते थे? रितेश सिर झुकाए खड़ा था। तभी अचानक मेरी बेटी रोने लगी। मैं दौड़कर अपनी बेटी के पास गई और उसे गोद में उठा लिया। पीछे से रोहित जी भी आए। जब उन्होंने मेरी गोद में मेरी बेटी को देखा तो समझ गए कि यह मेरी और रितेश की बेटी है। रोहित जी यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। वे अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी चुपचाप अपनी बेटी को लेकर बैठी रही। मेरी सास को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रितेश खामोश था। तभी अचानक रोहित जी कमरे से निकले और बोले, मैं दिव्या को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बच्ची के साथ दिव्या को अपनाने के लिए तैयार हूँ। रितेश, तुम दिव्या को छोड़ दो। रितेश ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में रितेश के लिए प्यार था। रोहित जी के लिए प्यार कब का खत्म हो चुका था। रितेश ने कहा, मुझे माफ कर दो भैया। मैं दिव्या को नहीं छोड़ सकता। तभी रोहित जी बोले, तुम्हें छोड़ना होगा रितेश, क्योंकि दिव्या अभी भी मेरी पत्नी है। मैंने उसे तलाक नहीं दिया। रितेश ने कहा, मैं वह सब नहीं जानता। मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ और मैं दिव्या के बगैर नहीं जी सकता। दिव्या भी मेरे बगैर नहीं जी सकती। रोहित जी बोले, लेकिन मैं भी दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ और मैं दिव्या को नहीं छोड़ सकता। दिव्या मेरी पत्नी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बीच में मेरी सास ने कहा, न तुम दिव्या को छोड़ना चाहते हो, नहीं रितेश उसे छोड़ सकता है, क्योंकि रितेश और दिव्या की एक बेटी है। रितेश चाहकर भी दिव्या को नहीं छोड़ सकता। तुमने तो दिव्या के साथ बस 1 महीना बिताया था, लेकिन दिव्या और रितेश ने पूरे 5 साल साथ बिताए हैं। अब दिव्या का जो फैसला होगा वही सबको मानना पड़ेगा। मेरी सास ने मुझसे पूछा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी गोद में मेरी बच्ची थी। मैंने अपनी बच्ची की तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ, अगर मैं रोहित जी के साथ रहूं तो मेरी बच्ची अपने बाप से अलग हो जाएगी और मैं अपनी बेटी को उसके बाप से अलग नहीं कर सकती। दूसरी तरफ रोहित जी मेरा पहला पति है। वह मुझे नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा, मैं आप दोनों के साथ रहने के लिए तैयार हूं। क्या आप दोनों मेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और दोनों मुझे अपनाने के लिए राजी हो गए। इस तरह मैं रोहित जी की भी पत्नी रह गई और रितेश भी मेरा पति रह गया। मैं दोनों भाइयों की दुल्हन बन गई। रोहित जी को अपनाना मेरी मजबूरी थी। वह मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। उनका साथ देना मेरा कर्तव्य था। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती थी, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने उनके साथ धोखा किया था। मुझे उनका इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरी सास खुद को गुनहगार मानने लगी, जबकि उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। उसने तो मेरी जिंदगी संभालने के लिए मेरी शादी रितेश के साथ कर दी। मेरी सास को बहुत दुख हुआ कि वह अपने बड़े बेटे की अमानत को संभालकर नहीं रख सकी। मेरी सास इस दुनिया से चली गई। दूसरी तरफ रितेश को मेरे रोहित जी के साथ वक्त गुजारना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह भी मजबूर था। रोहित जी नशा करने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मेरी बेटी पूरे 1 साल की हो गई। इधर रोहित जी की तबीयत खराब रहने लगी। नशे की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई। मैंने सच्चे दिल से अपनी पत्नी होने का कर्तव्य निभाया। मैंने रितेश को कह दिया कि मेरी पूरी जिंदगी आपकी है, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं रोहित जी का दिल से ख्याल रखना चाहती हूँ। डॉक्टर ने बता दिया था कि रोहित जी की जिंदगी अब कुछ ही दिनों की है। इस दौरान रितेश ने भी मेरा पूरा साथ दिया। रितेश ने अपने भाई का बहुत ध्यान रखा, लेकिन एक दिन रोहित जी भी हमारे बीच से चले गए।
दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें